बड़ी लगती है, जिसमें हज़ारों रियासतें, अरबों इंसान, अनगिनत मज़ाहिब और लाखों नज़रियात बसते हैं, दरअसल बहुत ही छोटी है, किसी भी अंदाजे से छोटी। हम आपको कायनात की वुसअतों के सफ़र पर ले जा रहे हैं। जूं जूं हम अपनी ज़मीन और निज़ाम शमसी से दूर होते चले जाएंगे, उतना ही ये सफ़र माजी का सफ़र बनता चला जाएगा, यहाँ तक कि हम आपको ज़मीन और आसमान के उस नुक्ते तक ले जाएंगे जहाँ से ये सब खेल शुरू हुआ था। हमारे रास्ते में ऐसे ऐसे मुकामात आएंगे कि शायद हम में से बहुत सौ ने उनका तसव्वुर भी ना किया हो। हम देखेंगे कि क्या इस कायनात में किसी जगह कोई हमसा भी रहता है। इस रास्ते में वो भी आएगा जो हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर तो है, लेकिन हमारी तमाम जुबानें बोलता है। जी हाँ, वाकई बोलता है। दिखाएंगे आपको, क्योंकि ये हमारे इसी सफ़र के रास्ते में आएगा। हम इस सफ़र में वो सैयारे देखेंगे जो हमारे मुस्तकबिल। हम सफ़र का आगाज़ करेंगे 3,84,000 किलोमीटर दूर पहले पड़ाव से, क्योंकि सबसे करीब तरीन यही जगह है जहां हम लैंड कर सकते हैं। इसे चांद कहते हैं। ये हमसे करीब तरीन आसमानी जिस्म है, इतना करीब कि 3 से 4 दिन में स्पेसक्राफ्ट हमें यहाँ पहुँचा सकता है। लेकिन इतना दूर कि अगर निज़ाम शमसी के तमाम सैयारे ज़मीन और चांद के दरमियानी फासले में रखना चाहें तो हम रख सकते हैं, या 30 ज़मीनें इस फासले में समा सकती हैं। ये वो गोल पत्थर है जो लाखों साल से इंसान का सबसे हसीन तसव्वुर है। हमारे बचपन में यहाँ कभी बुढ़िया चरखा काता करती थी, लेकिन 20 जुलाई 1969 को जब नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखा तो इसे कोई बुढ़िया नहीं मिली, बल्कि इसके बाद भी 6 मरतबा जो मिशन चांद पर गए उन्हें भी नहीं मिली। साइंस ने कदीम ज़माने की एक खूबसूरत कहानी हमसे हमेशा के लिए छीन ली। जापानी अभी पिछली सदी तक अपने बच्चों को निसाब में एक कहानी पढ़ाया करते थे। एक बहुत कमज़ोर और बहुत बीमार बूढ़ा चादर ओढ़े जंगल में लकड़ियां जलाकर हाथ सेक रहा था। उसकी नज़र सामने की झाड़ी पर पड़ी, जिसके पास गीदड़, खरगोश और बंदर एक साथ खेल रहे थे। बूढ़े ने कुछ सोचा और उन्हें आवाज़ दी और कहा कि उसे कुछ खाने के लिए ला कर दिया जाए, वरना वो भूख से मर जाएगा। बंदर छलांगे लगाता नदी पर गया और मछली पकड़ लाया। सदा के बुद्धू और सुस्त गीदड़ ने बेवकूफ़ी की और एक छिपकली मारकर बूढ़े के आगे रख दी। बेचारे खरगोश के साथ बहुत बुरा हुआ। उसे कुछ भी ऐसा ना मिला जो वो भूखे बूढ़े के लिए लेकर जा सके, लेकिन उसने आजिज़ी की इंतहा कर दी और खुद को ही खुराक के तौर पर बूढ़े के सामने पेश कर दिया। खरगोश ने कहा, ए अच्छे बुजुर्ग, मुझे और तो कुछ नहीं मिला, आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। ये कहकर खरगोश आग में कूद गया। खरगोश का कूदना था कि बूढ़े ने चादर उतार फेंकी। उसने फौरन खरगोश को आग से निकाला और बताया कि वो एक भूखा लाचार बूढ़ा नहीं, बल्कि वो तो आसमानों का देवता साका है, और अब ज़मीन पर रहने वालों का इम्तिहान लेने के लिए जंगल में भेस बदले फिर रहा है। कहते हैं साका ने खरगोश को उसकी कुर्बानी का इनाम देने के लिए उसकी तस्वीर चांद पर नक्श कर दी थी, ताकि रहती दुनिया के लिए अच्छाई की मिसाल हो जाए। ये और इस किस्म की कई दूसरी कहानियाँ दुनिया के हर कोने में मशहूर थीं। आज भी तहकीक और जुस्तजू से जी चुराने वाले अफराद बहुत सी ऐसी दास्तानों पर यकीन रखते हैं। आज भी बहुत सौ को चांद के चेहरे में अपने मतलब की तस्वीर दिखाई देती है, लेकिन ये तस्वीर असल में है किसकी? ये किसी की तस्वीर नहीं है, बल्कि चांद पर फैला हुआ लावा और राख है। 49 साल पहले नील आर्मस्ट्रांग की टीम अपने साथ इसी जमे हुए सर्द लावे के टुकड़े लाई थी, जिस पर तहकीक से पता चला था कि 3 से 3.5 अरब साल पहले चांद पर अनगिनत आतिशफिशां फटे थे, जिनका लावा हजारों मील तक फैल गया। ये जमा हुआ ठंडा लावा जमीन से धब्बों की तरह नजर आता है। साइंसदान इन्हें चांद के समंदर या मारिया कहते हैं। हर समंदर को एक मखसूस नाम दिया जाता है, जैसे सी ऑफ नॉलेज, सी ऑफ क्राइसिस, सी ऑफ कोल्ड वगैरह। और जो जगह चांद पर इन स्याह धब्बों के अलावा हैं और ज़्यादा रोशन नज़र आती हैं, उन्हें आप सहरा समझ लें। ये दरअसल वो राख है जो चांद पर आतिशफिशां फटने से पैदा हुई और पहाड़ों पर बर्फबारी की तरह चांद पर फैल गई।
जब सूरज की रोशनी इस राख पर पड़ती है तो ये और दमक उठती है, चांद में चमक पैदा होती है और हर तरफ चांदनी फैल जाती है। नील आर्मस्ट्रांग ने जब चांद पर कदम रखा तो उसका पांव भी इसी नरम राख पर पड़ा था और इसी वजह से वो निशान इतना गहरा और वाज़िया नक्श हुआ था। चांद पर इंसान निस्फ सदी पहले पहुंचा था, लेकिन इस पहले इंसान के कदमों के निशानात आज भी चांद पर जूं के त्यों सब्त हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे ये अभी की बात हो। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि चांद पर हवा, बादल और बारिश नहीं होती, क्योंकि चांद के गिर्द हमारी जमीन की तरह गैसों का हाला या गुब्बारा नहीं होता, यानी चांद का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। यही वजह है कि चांद पर इंसान के कदमों के निशानात लाखों बरस तक कायम रहेंगे, या शायद करोड़ों या अरबों साल तक भी। लेकिन अरबों साल तक नस्ल इंसानी इस शक्ल में कहीं मौजूद भी होगी या नहीं, या अमले इर्तिका इसे कुछ और ही शक्ल दे चुका होगा। ऐसा भी हो सकता है कि इंसान की जंगजू फितरत ही इसका खात्मा कर चुकी हो। कुछ भी हो, एक बात तो तय है कि इंसान रहे न रहे, चांद पर इंसान के कदमों के निशानात अनगिनत ज़मानों तक कायम रहेंगे। लेकिन सिर्फ नील आर्मस्ट्रांग के कदमों के निशानात ही ऐसे नहीं हैं जो चांद पर हमेशा रहेंगे। यहाँ 12 मजीद खलानवर्दों के निशानात मौजूद हैं जो अपोलो 11 के बाद अपोलो 12, 13, 14, 16 और 17 के जरिए चांद पर पहुंचे थे। इनमें गोल्फर एस्ट्रोनॉमर शेफर्ड की स्मैश के निशान भी मौजूद हैं, जिसने चांद पर गोल्फ खेली थी। चांद की रेत पर नक्शो निगार बनाती चांद गाड़ियों के निशानात भी अनगिनत ज़मानों तक रहेंगे। लेकिन इन सब के साथ साथ एक नाम भी है। जनाब, क्या आप जानते हैं कि एक शख्स ने एक खूबसूरत लड़की का नाम भी चांद पर नक्श किया था? अफसानों में बहुत से आशिक अपने महबूब से वादा करते हैं कि हम तुम्हारे लिए चांद तोड़ लाएंगे, लेकिन जाहिर है ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन एक शख्स था जिसने अपनी बेटी से वादा किया था कि मैं तुम्हारा नाम चांद पर लिखूंगा, और उसने ये वादा पूरा किया। जी हाँ, ये चांद पर जाने वाले आखिरी मिशन अपोलो 17 का कमांडर यूजीन सर्नन था। वो 1972 में 3 दिन चांद पर रहा, और जब अपने साथी एस्ट्रोनॉमर के साथ वापस आने लगा तो उसने एक अजीब हरकत की। वो झुका और उसने चांद की चमकती जमीन पर अपनी बेटी ट्रेसी का नाम लिखा। यह उसकी बेटी के लिए एक लाजवाब तोहफा था और यकीनन वो उस पर बहुत खुश था, लेकिन इसमें एक मीठा सा दुख भी शामिल हो गया। उसे मरते दम तक ये दुख रहा कि वो उस चांद पर लिखे नाम की तस्वीर नहीं बना सका, हालांकि कैमरा वहां मौजूद था और रिकॉर्डिंग भी हो रही थी। यूजीन का अपोलो 17 मिशन चांद पर जाने वाला आखिरी मिशन था। इसके बाद कोई इंसान आज तक चांद पर नहीं गया। ये तस्वीर, जो ज़मीन की सबसे ज़्यादा खूबसूरत तस्वीर का एजाज़ रखती है, इसी मिशन की वापसी पर ली गई थी। नील आर्मस्ट्रांग यानी चांद पर जाने वाला पहला इंसान, और यूजीन यानी चांद पर जाने वाला अब तक का आखिरी इंसान, ये दोनों अब दुनिया में नहीं रहे। लेकिन तारीख एक बड़ा मोड़ लेने वाली है। एक बार फिर इंसान चांद पर ना सिर्फ जाने बल्कि मुस्तकिल स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है। हो सकता है ये सब अगले 10 से 15 साल में आप होता हुआ देख लें और इसके फायदे भी देख लें, क्योंकि चांद पर मुस्तकिल बेस बनाने का मकसद ये है कि देखा जा सके कि क्या इंसान चांद के वसाइल से फ़ायदा उठा सकता है। ये फ़ायदा तो जब उठाया जाएगा तब उठाया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो हम ज़मीन से चांद की एक खूबसूरत सिमत देख ही सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ एक सिमत। सच बताइए, आप में से कितनों ने कभी गौर किया कि हम लाखों साल से चांद की सिर्फ एक ही सिमत क्यों देख रहे हैं? 14वीं का चांद हर बार एक ही तरह का क्यों होता है? धब्बों वाला, चमकदार सा, और धब्बे भी एक ही जैसे। इसकी वजह यह है कि चांद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करने के अलावा अपने महवर के गिर्द भी गर्दिश करता है, लेकिन अपने महवर के गिर्द एक चक्कर पूरा करने और ज़मीन के अतराफ एक चक्कर पूरा करने में इसे एक सा वक्त लगता है। यही वजह है कि इंसान ज़मीन पर बैठकर चांद की दूसरी सिमत नहीं देख पाता, और इस अमल को फेस लॉक कहते हैं। लेकिन हज़रत इंसान बहुत तरक्की कर चुका है। उसने चांद की दूसरी सिमत भी खोज डाली है। चांद की दूसरी सिमत, जिसे फॉर साइड ऑफ मून भी कहते हैं, कि तस्वीर बरसों पहले इंसान बना चुका है,
اور ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن اب چین کا ایک روبوٹک مشن چاند کی دوسری سمت لینڈ بھی کر چکا ہے اور اس ویڈیو کی اپلوڈنگ ڈیٹ تک مختلف تجربات میں مصروف بھی ہے۔ ممکن ہے ہمیں یہاں سے چاند اور زمین کی تخلیق کے بارے میں مزید معلومات ملیں، لیکن جو معلومات اب تک ہیں ان کے مطابق چاند کی دوسری سمت سامنے والی سمت سے بہت ہی زیادہ خوبصورت اور چمکدار ہے، کیونکہ یہاں سیاہ دھبے بہت کم ہیں۔ اگر اردو شاعر اس سمت کی تصویر دیکھ لیں تو اپنے محبوب کو ہمیشہ چاند کی دوسری سمت سے تشبیہ دیا کریں۔ ہو سکتا ہے چاند سے ہماری محبت کی ایک تاریخی سائنسی وجہ بھی ہو، کیونکہ چاند کبھی ہماری زمین ہی کا حصہ تھا، لیکن کوئی 4 ارب سال پہلے کسی بہت بڑے شہاب ثاقب کے ٹکرانے سے زمین کا ایک بڑا حصہ اس سے الگ ہو گیا اور کائنات کے لا آف گریویٹیشن کے تحت اپنے سے بڑے جسم یعنی زمین کے گرد دائرے میں حرکت کرنے لگا اور وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا دور ہوتا چلا گیا۔ یہ عمل آج بھی جاری ہے۔ چاند ہر سال ہم سے 3.8 سینٹی میٹر دور ہو جاتا ہے، لیکن ایک منٹ ٹھہریے اور پوچھئے کہ ہم یہ بات کیسے جانتے ہیں؟ تو جناب 1969 میں چاند پر جانے والے پہلے 2 اسٹرونومر نیل آرمسٹرانگ اور بز ایلڈرن واپس آنے لگے تو انہوں نے ایک آخری کام کیا، ایک ایسا کام جو اس بات کا ثبوت تھا کہ ہاں انسان نے چاند پر قدم رکھ دیا ہے۔ انہوں نے چاند کی ریت پر ایک ریٹرو ریفلیکٹر رکھا تھا، یعنی ایک ایسا آئینہ جس پر اگر زمین سے لیزر لائٹ پھینکی جائے اور اس سے ٹکرائی جائے تو یہ واپس زمین پر منعکس ہوگی، بالکل ایسے جیسے آپ کسی سامنے والی دیوار پر لگے آئینے میں موبائل یا لیزر کی لائٹ ڈالیں تو یہ شعاع آپ کی طرف واپس آئے گی۔ لیکن صرف ان دونوں نے ہی یہ ریفلیکٹر نصب نہیں کیے تھے، بلکہ ان کے بعد بھی چاند پر جانے والے 2 مشنز نے 2 مختلف مقامات پر ایسے ہی ریٹرو ریفلیکٹرز نصب کیے تھے۔ یہ ریفلیکٹر آج بھی نصب ہیں۔ انہی کی مدد سے ہم جانتے ہیں کہ چاند ہم سے کتنے فاصلے پر ہے، اور انہی کی مدد سے ہم جانتے ہیں کہ چاند ہر سال ہم سے 3.8 سینٹی میٹر دور ہو رہا ہے۔ اگر یہی رفتار جاری رہی تو 50 ارب سال بعد کا چاند زمین سے نظر ہی نہیں آئے گا۔ لیکن فکر نہ کریں، اس سے 45 ارب سال پہلے ہمارا سورج اپنی عمر پوری کر کے سرد ہو چکا ہوگا اور زمین پر انسانی زندگی ایک ایسا قصہ بن چکی ہوگی جسے شاید نہ کوئی سنانے والا ہو اور نہ کوئی سننے والا۔ اگر ہم یعنی نسل آدم ایسا نہیں چاہتے تو ہمیں اپنی تباہی کے سامان پیدا کرنے کے بجائے کسی دوسرے سیارے یا خلا میں رہنا سیکھنا ہوگا، اور یہ بھی محبت سے، کیونکہ محبت فاتح عالم